मेरे प्यारों जो आज मैं हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 100% 24 फरवरी को आप लोगों की एग्जाम में बनने वाला है। कोड आप याद कर सकते हो, 801 डीके कोड है और 100% इस कोड का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। मेरे प्यार जो पहला पेपर है और कोई आप लोगों को हजारों यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं 801 डीके, लेकिन इसका सोल्यूशन कोई आपको बता नहीं रहा है। सिर्फ पेपर दिखा रहे हैं लेकिन पेपर का सोल्यूशन कोई आपको बता नहीं रहा है। लेकिन मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन बता रहा हूँ मेरे प्यारों। और 70 में 97 बिल्कुल आप लोगों का पक्का है। और 95% लाकर दिखा दीजिए कि इस बार का टॉपर आप ही हो। मेरे प्यार जो एडमिट कार्ड लेकर जाना है, सही सही अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा। और जो समय दिया जाएगा मेरे प्यारों को, समय दिया गया 3 घंटे 15 मिनट इस पेपर को हल करने के लिए। नीचे जब बढ़ेंगे मेरे प्यार तो निर्देश दिया गया, देखिए निर्देश पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। निर्देश में बोला है यहाँ पे पहला पॉइंट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट आप इस पेपर को पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करने होंगे। वही अगर हम बात करें दूसरे निर्देश को लेकर, तो बोला कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ, दूसरा खंड ब। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट को लेकर, बोला है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। उनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। आप नीले पेन का या काले पेन का यूज कर सकते हो उसको रंगने के लिए। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे चौथा पॉइंट की ओर। बोला खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कहने का मतलब है खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें बोला है कि एक प्रश्न जो है 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अगला है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्न हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। कहने का मतलब मेरे प्यारों बच्चों यह है सिंपल कि खंड अ में जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न देगा उसको हल करने के लिए जो आपके पास समय दिया जाएगा 1 घंटे के लिए दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यकीन मानिए कि 5 मिनट के अंदर में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे। बाकी जितना भी समय आपके पास बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे आपको बताया गया होगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर को होगा हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा। तो ये निर्देश था मेरे प्यार जो पेपर यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले आया है खंड अ, और खंड अ में मेरे प्यार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का। और पहला प्रश्न बहुत सिंपल है, याद कर लोगे तुरंत, यहीं पे याद हो जाएगा आप लोगों को। पूछा है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। अब रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? आपको भी मालूम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो पहला वाला ऑप्शन आपको ओएमआर शीट में, तो पहला वाला ऑप्शन को आपको क्या करना होगा? रंगना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो रस मीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भूलना नहीं है पेपर में, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कृति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो कंकाल के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी है। बात आपको भी मालूम होगा। इसका भी पहला वाला ऑप्शन ही क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए कितने प्यारे प्यारे प्रश्न पूछा गया इस पेपर में, और सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे यहीं पे। अभी मैं याद करा दूंगा आप लोगों को कि ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना, 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आओ। शुक्ल युग की काल अवधि है, तो शुक्ल युग का डेट पूछा है कि काल अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक पहला वाला है 1850 से लेकर 1900, दूसरा है 1900 लेकर 1920, तीसरा है 1919 से लेकर 1938, चौथा है 1938 से लेकर 1947। तो शुक्ल युग की काल अवधि मेरे प्यारे बच्चों 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला प्रश्न इसका जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कितना प्यारा है, शुक्ल युग की कालावधि 1919 से लेकर 1929 तक। तुरंत बता दोगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। चौथा प्रश्न है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो भगवती चरण वर्मा जी। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि समय आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे खर्च ना हो। कम समय में पूरा का पूरा सलूशन बता दूंगा। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। सी वाला इसका राइट आंसर होगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वां को लेकर। तो प्रश्न नंबर 5वां है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। मेरे प्यार बच्चों चिंतामणि के रचयिता इन चारों ऑप्शन में से कौन है? सिंपल जवाब दोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। 20 में 20 हमें चाहिए।
एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका आंसर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यह ना कि पेपर में जाकर भूल जाए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 है कि ललित ललाम के रचयिता हैं। अब ललित ललाम के रचयिता इन चारों ऑप्शन में से मेरे प्यार बच्चों मतीराम जी हैं। सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल है, आराम से याद हो जाएगा। ललित ललाम के रचयिता मतीराम। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां मेरे प्यार बच्चों क्या है, देखिए ध्यान से उसको। प्रश्न नंबर 7वां है, आधुनिक काल की समय अवधि है। ठीक है, तो आधुनिक काल की समय अवधि कितनी मानी जाती है? तो 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक, अभी तक 1843 से लेकर अभी 2024 तक, अभी तक जो भी काल अवधि चलती आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक काल की समय अवधि। ठीक है, शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है? 1919 से लेकर 1938 तक, अभी पीछे प्रश्न आया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 8वां को लेकर, प्रश्न नंबर 8वां मेरे प्यारे बच्चों, बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी जो हैं वो किस युग के कवि है मेरे प्यारे बच्चों? इन चारों ऑप्शन में से बताइए। तो बिहारी की अगर हम बात करें तो रीति काल युग के कवि हैं। किस काल के? रीति काल युग के कवि हैं। बी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9, ये भी एक नंबर के लिए ही प्रश्न है। क्या है? केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। तो केशव दास काव्य धारा के कवि इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो रीति बुद्ध। क्या है? रीति बुद्ध। मेरे प्यारों जो पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से शुक्लयुत्तर युग के लेखक कौन है? मतलब इन चारों ऑप्शनों में से शुक्लयुत्तर युग के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पहला वाला ऑप्शन। 10 प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 को लेकर। प्रश्न नंबर 11 है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या है कि हंसी हंसी भाजे देखी दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में। बोला है कि निम्नलिखित में रस है, मतलब इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग किया गया है, यह प्रश्न पूछा है। तो हास्य रस का प्रयोग किया गया मेरे प्यारे बच्चों। किस रस का? हास्य रस का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। मतलब इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? कि पीपर पात सरिस मंडोला में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया मेरे प्यारे बच्चों। पहला वाला ऑप्शन देखिए कितना सिंपल है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 को लेकर। प्रश्न नंबर 13 है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तनक पुलक भर, शरद स्वरोहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। कह रहा है कि इन पंक्ति के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? दूसरे मतलब यह वाला, चौथे मतलब ये लास्ट वाला, इसमें कितने मात्राएं हैं यह पूछा है। तो इनमें मात्रा जब आप गिनोगे तो 13 मात्राएं आपको देखने को मिलेगा। इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 को लेकर। प्रश्न नंबर 14 कि सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, वाक्य भेद कीजिए। कहने का मतलब है कि सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, यह एक प्रकार का सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 15 को लेकर, तो प्रश्न नंबर 15 है कि वह खड़ा नहीं हो सकता, वह खड़ा नहीं हो सकता वाक्य का भाववाच्य रूप होगा। कहने का मतलब कि वह खड़ा नहीं हो सकता, अगर इस वाक्य को अगर हम भाव के रूप में व्यक्त करना चाहें तो किस प्रकार इसको करेंगे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारों जो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्या था कि वह खड़ा नहीं हो सकता, इसको भाववाच्य रूप में व्यक्त करना था। तो भाववाच्य रूप में हो जाएगा कि उससे उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। ठीक है, यह हो जाएगा उसका भाववाच्य रूप। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 16। देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या है कि यह बालक बहुत मेधावी है, यह बालक बहुत मेधावी है,
मेरे प्यारे बच्चों। और यह के नीचे आपको अंडरलाइन देखने को मिलेगा। यह पूछा कि यह क्या है, तो यह बालक बहुत मेधावी मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। सर्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, विशेष से बालक का बोध कराता है। बस सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, भूलिएगा मत एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17। देखिए भी बहुत सिंपल प्रश्न है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, जो आगे जुड़ता है। जैसे इसे क्या हो जाएगा, अनुधन चर हो जाएगा, तो अनु आपका क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, प्यारा सा प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, गंगा यमुना का समास विग्रह है। मेरे प्यारों जो गंगा यमुना का समास विग्रह है, जब भी बीच में अगर इस तरह का योजक चिन्ह आ जाए तो इस योजक चिन्ह का मतलब होता है और, क्या होता है, और होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा गंगा और योजक चिन्ह का मतलब और, फिर यमुना, गंगा और यमुना मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, डाउट कोई नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19। देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 19 है कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप है। सुहाग शब्द का अगर हम तत्सम रूप अगर देखें तो सौभाग्य होता है। क्या होता है, सौभाग्य होता है। सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुहाग शब्द का तत्सम रूप सौभाग्य होता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तुरंत याद कर पाओगे आप इसको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20वां। देखिए प्रश्न नंबर 20वां क्या है, तद जो कि पुल्लिंग है, तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। मेरे प्यारे बच्चों तद जो शब्द है, अगर इस तद शब्द का अगर हम चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप देखें तो कौन सा होगा, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा तस्सय। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तस्सय हो जाएगा। और पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चों को डाउट नहीं, 20 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 20 में 20 आपके ऑब्जेक्टिव सही होने चाहिए। ठीक है, 5 मिनट के अंदर में सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे। देखिए मेरे प्यारों बच्चों यहां से स्टार्ट होता है खंड ब। खंड अ तो समाप्त हो गया, 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आइएगा। खंड ब और खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। खंड ब कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं, सारे प्रश्न का उत्तर बताने वाला मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहां से स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिलेगा। गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, 2 गद्यांश दिया रहेगा, एक आपका क वाला और नीचे अथवा कर कर एक आपको दिया है ख वाला। अब इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा एग्जाम में, लेकिन मैं दोनों आपको बताऊंगा, जो आपका आसान लगे वो याद करके जाइए और एग्जाम में करके आइए, जो आसान लगे। तो मैं क वाला करता हूं, क वाला थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा। तो यह मेरे प्यारे जो गद्यांश है, इस गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न हैं, जिसमें से अ वाला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और ये प्रश्न कितने नंबर के लिए, 2 नंबर का। तो संदर्भ पूछा है, चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। अ वाला संदर्भ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं लिखा भी हूं कि प्रश्न 21 का अ, प्रश्न 21 का अ हेडिंग क्या है, संदर्भ। ठीक है, संदर्भ हेडिंग बनाने के बाद नीली पेन से लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। मतलब भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है, और इसके लेखक की अगर हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, हाईलाइटेड कर दीजिएगा, भारतीय संस्कृति को हाईलाइटेड कर दीजिएगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। बस यही
है आप लोगों का संदर्भ, और यहीं से आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। संदर्भ में इतना ही लिखा जाता है कि किस चैप्टर से लिया गया, उस चैप्टर के लेखक का नाम बताइए, बस इतना ही होता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए देखिए कितना सिंपल है, पूरा सोल्यूशन लिखा हूं। इसके बाद दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद दूसरा जो है कि गद्यांश के रेखांकित अंश के भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया, तो अंडरलाइन तो यहां से लेकर यहां तक किया गया है, और इसी का हमें व्याख्या बताना है। क्या है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। अब इसका हमें बताना है मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या, और 2 नंबर ये भी है। कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो व्याख्या इस कदर है, देखिए ब वाला रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक पेन से हेडिंग बना लीजिएगा और नीली पेन से लिखना प्रारंभ कीजिएगा। क्या लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल तथा स्वादप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। बस यही व्याख्या है मेरे प्यारे बच्चों, बस उतनी लाइन का इतना व्याख्या लिख दोगे, 2 नंबर कोई काट नहीं सकता है, 2 नंबर फिक्स है आपके। इसके बाद एक नीचे प्रश्न और दिया रहता है, ये भी 2 नंबर का ही होता है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण आज भी कायम है। यह भी प्रश्न 2 नंबर का है, 6 नंबर पक्का हो गया। तो लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है, इसको भी हम देखेंगे। तो बस एक लाइन का उत्तर लिखना है सवाल कि लेखक के अनुसार हमारे अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है। आपको मालूम है कि जल ही जीवन है, जल के बिना हम जीवित कभी रह नहीं सकते हैं। इसलिए लेखक के अनुसार हमारे अस्तित्व जल के कारण ही आज भी कायम है। तो तीनों प्रश्न को उत्तर बता दिया, 6 नंबर आपको क्लियर है। हाँ भाई, अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और आपको मिलेगा, वो ऑप्शन यह है ख वाला कर लो। ख वाला क्या है मेरे प्यार बच्चों? देखिए क्या है कि पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया चित्रों की काया सिरज दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। यह है मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश। और इसके नीचे 3 प्रश्न इसमें भी दिया गया है। पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और ये प्रश्न कितने नंबर के लिए? 2 नंबर के लिए। तो चलिए इसका देखते हैं संदर्भ। तो देखिए मैंने अथवा करके लिखा हुआ है यहाँ पे अ वाला संदर्भ, उसका संदर्भ नोट कीजिए। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान कौन? श्री भगवत सन उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। तो इसमें 2 ही चीज ध्यान रखना है, किस चैप्टर से लिया गया है? अजंता चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? श्री भगवत सन उपाध्याय जी हैं। बस यह 2 चीज ही इसमें मेन होता है संदर्भ में, बस 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों ब वाला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और ये भी प्रश्न कितने नंबर के लिए है? तो ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कोई बात नहीं, चलिए मैं दिखा देता हूं कहां तक अंडरलाइन था मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक मैं पढ़ के सुनाता हूं कि भीतर की समुचे दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। अब इसका हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? व्याख्या करना है। चलिए देखिए व्याख्या किस प्रकार करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे ब वाला है, ये आपकी हेडिंग है, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग बना लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हेडिंग है। फिर नीली पेन से लिखना प्रारंभ कीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारों और छतों को विधिवत
रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात मतलब उसके बाद उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो चित्रों की एक नई दुनिया निर्मित कर दी गई हो। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न और दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, 100 वाला, इसको भी पढ़ते हैं क्योंकि ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए है। पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भी प्रश्न 2 नंबर का ही है, तभी तो 6 नंबर होगा। तो पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट करना है। 2 लाइन का आंसर है, लिखिए 2 नंबर ले जाइए। क्या है देखिए 100 वाला, पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर यहां से भी क्या हो गए, क्लियर हो गए। तो दोनों मैंने बता दिया, क और ख, गद्यांश 2 था ना, क और ख। तो दोनों में से जो इच्छा करे, जो आसान लगे वो याद करके जाइए, एग्जाम में करके आइए उसको। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर 22, तो 21 में तो गद्यांश था, 22 में अब पद्यांश दे दिया। देखिए 22वां प्रश्न क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए, और वो भी सेम उतना ही 6 नंबर का ही है। इसमें भी 3 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब पद्यांश है, अब ये पद्यांश आ गया, इसमें भी आपको क वाला है अथवा करके ख वाला दिया है, दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन आप एक ही करोगे। तो क वाला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सोल्यूशन में सबका बताऊंगा, जो आसान लगेगा वो करके एग्जाम में आप आइएगा। देखिए क वाला क्या है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सौदेह, बुझती साँच न हासी, को है जननी कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, किही रस में अभिलाषी, पावेगो पुनि कियो आपनो, जौरे करेगो गासी, सुनत मौन है रगो बावरो, सुर सबे मति नाशी। ठीक है, अब यह गद पद्यांश है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यही करके आना है। इस पद्यांश के नीचे प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। तो काव्य संदर्भ स्पष्ट करने के लिए नहीं देगा आपको, प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। मतलब ससंदर्भ मतलब क्या होता है कि संदर्भ भी लिखिए, प्रसंग भी लिखिए और व्याख्या भी कीजिए। तो यह 4 नंबर के लिए प्रश्न पहला वाला बन गया। और दूसरा है कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं, प्रश्न 2 नंबर के लिए है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले इसका संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे, फिर हिंदी व्याख्या देखेंगे। तीनों चीज इसका देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं, यही आपका पद्यांश है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, देखिए 22वां मैं लिख के लेकर आया हूं। 22वां का पहला, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे संदर्भ। संदर्भ हेडिंग बनाने के बाद लिखोगे इसमें कि यह पद जो है श्री सूरदास द्वारा रचित सुरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। दो ही बात ध्यान रखना है, किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, और इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक तो सूरदास जी हैं, और सुरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किस शीर्षक से, तो यह याद रखना है आप लोगों को, पद शीर्षक से है, पद शीर्षक से यह उद्धृत है। बस इतना लिखना है आप लोगों को, 2 नंबर आपको मिल गया। लेकिन नहीं, इसी के साथ साथ प्रसंग भी इसमें लिखना पड़ता है। प्रसंग क्या होता है, तो प्रसंग यह होता है कि पूरे के पूरे पद्यांश में किन चीजों के बारे में बात किया गया है उसे हम प्रसंग बोलते हैं। तो प्रसंग हेडिंग बना के लिखिएगा कि इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। ठीक है, यह है प्रसंग। अब इस काम करने वाले मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या। तो व्याख्या करने से पहले एक बार मैं फिर से दिखा देना चाहूंगा, यही है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लेना, इसी का हम लोग करने वाले हैं व्याख्या। ठीक है, तो देखिए व्याख्या किस कदर करेंगे, तो व्याख्या लिखेंगे कि गोपियां जो हैं भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं,
कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का नाम क्या है, उसकी पत्नी दासियां कौन कौन हैं, उस निर्गुण ब्रह्मा का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियां उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों को ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य क्या करोगे, पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान जो है वह गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो इतना डिटेल में मैंने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों इसका व्याख्या। ठीक है, तो व्याख्या भी इसका क्या हो गया, कंप्लीट। तो 4 नंबर यहां से कंप्लीट हो गए। और 2 नंबर पाने के लिए एक प्रश्न का उत्तर देना होगा आपको कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं। 2 नंबर इस पे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर होगा तीसरा। देखिए तीसरा कह रहा हूं, दूसरा। इसका आंसर होगा कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से यह पूछती हैं कि तुम यह बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है और उस निर्गुण के पिता कौन है, उसकी माता का नाम क्या है, उसकी भार्या और दासियां कौन कौन हैं, उसका रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में क्या है, रुचि है मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 नंबर वहां से दे दिया गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 22 का क आपने कर दिया। हाँ, अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक ख वाला दिया है उसको कर लेना। देखिए अथवा करके दिया है ना, अथवा करके आप लोगों का ख वाला दिया है। अगर वो नहीं करना चाहते तो ये वाला कर दो कि विश्वत रेखा को वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। तो इसका भी सलूशन मैं बताऊंगा। इसके नीचे भी सेम वही प्रश्न। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। इसका कोई मतलब है नहीं। तो प्रस्तुत पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या, तो ससंदर्भ मतलब आप संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए, साथ ही साथ इसका व्याख्या भी कीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको लिखिए यहाँ पे। पहला हम लोग इसका संदर्भ देखने वाले हैं। तो नोट कीजिए, संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। संदर्भ में लिखिएगा कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से लिया गया है। अब 2 ही बात इसमें ध्यान देना है कि इसके रचयिता कौन है, तो राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। ठीक है, और यह कविता त्रिपाठी जी के जो काव्य संग्रह किससे लिया गया है, स्वप्न से लिया गया है। तो ये सारी नॉलेजमेंट आपके पास होना चाहिए। और फिर अगली हेडिंग रहेगी प्रसंग। प्रसंग तो अभी बताया हूं कि पूरे के पूरे पद्यांश में किन के बारे में जिक्र किया गया है उसे बोलते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कवि ने इन पंक्तियों में बताया है, क्या बताया है, कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, वह उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता है। यही पूरे के पूरे व्याख्या में, मतलब पूरे के पूरे पद्यांश में बात किया गया है। चलिए अब हम व्याख्या देखने वाले हैं। व्याख्या देखने से पहले एक बार फिर मैं दिखा देता हूं कि हम लोग इसी का व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार बढ़िया से देख लो। अब इसका व्याख्या नोट करो यहां से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका व्याख्या आप हेडिंग बनाओगे। हेडिंग बनाने के बाद लिखोगे कि जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहां असहनीय गर्मी पड़ती है, वहां वह गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहां भी भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि अगर आप ही अपने देश से प्रेम करते हो, अपने गांव से प्रेम करते हो, तो आपके गांव में भले ही कितना बरसात गर्मी आए, अपने घर के छोड़ के कहीं दूसरे देश तो शिफ्ट होगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगे। वही गर्मी बिताओगे, वही बरसात बिताओगे, वही आंधी तूफान जो आएगा उसका सामना वही आप करोगे। तो वही लेखक कह रहे हैं। ठीक है,
कि फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहां भी भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता। वह कष्ट उठाता हुआ अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है, मतलब अपनी भूमि से इतना प्यार करता है कि वो कहीं नहीं जा सकता है। जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहां सदा बर्फ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहां वह भयंकर ठंड से कांप कांप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, किंतु ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। बिल्कुल वही बात, जितना भी ठंडी पड़ जाए वो वहीं सहेगा, ठीक है, जितना भी गर्मी पड़ जाए वहीं रहेगा, ठीक है। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत ही क्या होता है, प्रेम होता है, इसलिए वो छोड़ के जाना नहीं चाहता है, और उसकी रक्षा के लिए वह भी अपने प्राण निछावर कर देता है। यह है मेरे प्यारों जो व्याख्या, इतना इंपॉर्टेंट, इतना अच्छा व्याख्या इसका है। यहां से आपके 4 नंबर पूरे के पूरे क्लियर हो गए। एक प्रश्न और बचा है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या स्पष्ट किया है। तो कवि ने क्या स्पष्ट किया है ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहां से तो आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे, 2 नंबर इसमें भी तो मिलना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो दूसरा वाला, उपयुक्त पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि मानव मात्र को मातृभूमि से स्वाभाविक क्या होता है, प्रेम होता है। तो 2 नंबर यहां से भी क्लियर हो गए। चलिए अब अगला प्रश्न से मुलाकात होगी, प्रश्न नंबर 23। अब मेरे प्यार बच्चों प्रश्न नंबर 23 जो है, अब ये संस्कृत का गद्यांश आ गया कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये प्रश्न कितने नंबर के लिए मेरे प्यार बच्चों, 5 नंबर के लिए है, ठीक है। 2 नंबर तो संदर्भ पे मिलने वाला है और 3 नंबर इसका हिंदी में अनुवाद करोगे तो मिलेगा। तो क वाला मेरे प्यारे बच्चों यही वाला प्रश्न कर रहे हैं, आप देख पा लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। इसी का हम लोग संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। अगर ये नहीं आएगा तो अथवा करके एक ऑप्शन तो और दिया है, पहले इसको तो देख लें। तो 23वां का क वाला ये वाला करने वाला है, इयम नगरी विविध धर्माणम संगम अस्ति वाला, ठीक है। देखिए सबसे पहले, देखिए उत्तर 23, सबसे पहले हेडिंग आप डालोगे संदर्भ। संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, मतलब संस्कृत खंड से लिया गया है और वाराणसी चैप्टर से, संस्कृत खंड के वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। वहीं बात करेंगे इसके प्रसंग, प्रसंग मैंने बताया ना कि पूरे के पूरे पद्यांश में, पूरे के पूरे गद्यांश में किन के बारे में बात किया गया मेरे प्यारों चो, उनके बारे में जिक्र किया जाता है। तो प्रसंग में लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। तो वाराणसी की ऐतिहासिकता क्या है, उसकी अवस्थिति के विषय में बस बताया गया है। इतना प्रसंग में आपको लिखना है, संदर्भ के नीचे तुरंत आपको प्रसंग लिखना है। अब हम अनुवाद करने वाले हैं, तो देख लीजिए एक बार फिर दिखा देता हूं। अनुवाद से पहले यहां से लेकर यहां तक हम क्या करने वाले हैं, हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो। देखिए हिंदी में अनुवाद किस प्रकार करेंगे, अनुवाद हेडिंग बनाकर लिखिएगा आप लोग कि यह नगरी जो है विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है, अलग अलग धर्मों का स्थान रही है मिलने का। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ का अपने विचारों को क्या किया है, फैलाया है। अर्थात हम कह सकते हैं अपने विचारों का प्रसार किया है। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में जो है प्रसिद्ध है। और यहाँ की रेशमी साड़ियां देश विशेष में सभी जगह पसंद की जाती हैं। बस मेरे प्यारे बच्चों इसका हिंदी में अनुवाद बता दिया, पूरे के पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे, एक नंबर नहीं काटा जाएगा। हाँ अगर क वाला नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है, चलिए उसको देखते हैं। वो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों ख वाला, और क वाला नहीं आएगा तो यहां से लेके यहां तक आपका ख वाला है, आप ख वाला कर लीजिए, बात खत्म। ऐसा कर्म विरड़ा संस्कृति, यहां से लेकर मेरे प्यारे तो उपासका तक, ये पूरे के पूरे जो आप गद्यांश देख रहे हो इसका ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे, फिर प्रसंग देखेंगे, फिर अनुवाद देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हूँ अथवा, अथवा करके पहला संदर्भ मैंने हेडिंग बनाया है, आप भी बनाइए संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है, मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है संस्कृत खंड के, क्लियर है।
अब हम बात करेंगे प्रसंग को लेकर। प्रसंग तो मैंने ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं कि प्रसंग क्या होता है। तो प्रसंग में लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश में हमारी संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया, मतलब हमारी संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया है। अब यहाँ पे आप हेडिंग बनाओगे अनुवाद और अनुवाद लिखोगे। तो अनुवाद बताने से पहले एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा इसको कि भाई देख लो एक बार, यही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी का हम लोग हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। तो देखिए अनुवाद हेडिंग बना लीजिएगा और हेडिंग बनाने के बाद अनुवाद लिखिएगा क्या कि यह कर्म में संलग्न रहने वालों, जिसे कर्मवीरों की संस्कृति है, यहाँ कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह इसी घोषणा है, पहले कर्म बाद में फल। यह हमारी संस्कृति का क्या है मेरे प्यारों, जो नियम है कि पहले कर्म कीजिए बाद में फल आपको दिया जाएगा। इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे का श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। यही उसका मेरे प्यारों जो हिंदी में क्या है अनुवाद है। क्लियर है? चलिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बारी आया प्रश्न नंबर 24 को लेकर। प्रश्न नंबर 24 क्या मेरे प्यारों जो कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और यह प्रश्न 5 नंबर के लिए, 2 नंबर संदर्भ और 3 नंबर इसके अनुवाद पे। तो यहाँ पे क वाला है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लो। इसका हमें मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद बताना है, इसका क वाला क। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 का क। तो चलिए सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं, फिर प्रसंग देखते हैं, फिर इसका अनुवाद देखेंगे। चलिए नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए प्रश्न नंबर 24 उसका हमने यहाँ पे क वाला करने वाला हूँ। क्या है, सबसे पहले आप संदर्भ डालोगे ब्लैक पेन से, लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है। मतलब जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है, ठीक है, और संस्कृत खंड से लिया गया है। बस इतना ही आपको लिखना है संदर्भ में। इसके बाद मेरे प्यारों जो प्रसंग, देखिए प्रसंग में आप क्या लिखोगे, मैंने प्रसंग ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। प्रसंग में लिखेंगे कि इन श्लोकों में यक्ष और प्रश्नों युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के मतों को दर्शाया गया है। मतलब कि यक्ष जो है प्रश्न पूछते हैं, युधिष्ठिर उनका जवाब देते हैं, और उन्हीं के माध्यम से माता पिता के मतों को दर्शाया गया है इस पूरे के पूरे पद्यांश में। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अनुवाद देखने वाले हैं। अनुवाद देखने से पहले एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, यही है वह पद्यांश जिसका हम अनुवाद करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अनुवाद ब्लैक पेन से हेडिंग बना लीजिए और लिखेंगे कि यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछता है। क्या पूछता है भाई? कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल क्षीण बनाने वाली क्या है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उन्हीं के प्रश्न को यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं। तो अगली लाइन, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा कि युधिष्ठिर उत्तर देता है। क्या देता है भाई उनके प्रश्नों का उत्तर? कि पृथ्वी से अधिक अगर हम बात करें भारी जो है माता है, आकाश से अधिक ऊंचा की अगर हम बात करें तो पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी जो है वो मन है, और तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली वो चिंता है। यह मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या है अनुवाद है। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी हो गया। हाँ, अगर क वाला नहीं करना चाहते हो आप एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, अथवा करके एक दिया है ख वाला, ठीक है, मरणम मंगलम यत्र विभूति स विभूषणम वाला, ठीक है, यहां तक इसको तैयार कर लो। 2 लाइन का है, इसमें आप लोगों को कम मतलब याद करना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या है, तो दोनों में से जो आपको आसान लगेगा, मैं तो कहूंगा कि सिंपल ये भी हो सकता है, ये भी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देख लीजिए ख वाला मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका उत्तर देखिए ख वाला। ख वाला में सबसे पहले हेडिंग डालोगे संदर्भ। संदर्भ हेडिंग बनाने के बाद लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। सिंपल। प्रसंग की अगर हम बात करें, प्रसंग लिखिएगा कि इन श्लोकों में वाराणसी की पूरे ख्याति का वर्णन किया गया, मतलब पूरे के पूरे वाराणसी का वर्णन किया गया है। अनुवाद, अनुवाद बताने से पहले एक बार फिर दिखाना चाहूंगा कि यही है मेरे प्यारे बच्चों, इसी का हम लोग अनुवाद करने वाले हैं। तो अनुवाद हेडिंग बनाकर लिखिएगा कि जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपीन मतलब लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है,
वह आकाशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। बस यह मेरे प्यारे बच्चों इसका अनुवाद है मेरे प्यारे बच्चों, कर दिया मैंने, ये भी क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और 3 नंबर के लिए है। तो खंड काव्य है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है खंड काव्य। तो खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों कोई सा भी कर सकते हो, नहीं ये नहीं कि आपका कोई भी आ रहा है तो कोई भी कर दो, नहीं ये आता है जिला वाइज। आपके अपने जिला का नाम मालूम होगा, जो आपके जिला में पूछा जाता है वही खंड काव्य करना है। ये आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में देखोगे ना तो अलग अलग खंड काव्य के नीचे कोष्टक में आपको जिला का नाम दिया रहेगा, उस जिले के नाम में अपना मिला लेना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, तो वही एग्जाम में करना है। अन्यथा नंबर जो है आपका एक भी नहीं मिलने वाला है, सारे के सारे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जिला वाइज कोड वाइज पेपर चेक करता है, तो उसको मालूम होता है कि आप इस जिले से हो तो आपको कौन सा खंड काव्य किया आपने। ठीक है, तो बहुत खंड काव्य है, जैसे कवला देखो मुक्ति दूत खंड काव्य, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ज्योति जवाहर खंड काव्य है। उसके बाद बात करें तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है, देख सकते हो आप। इसके बाद अग्र पूजा खंड काव्य है। इसके बाद आपका देखो जय सुभाष खंड काव्य है, बहुत सारे हैं, मैं सबका नाम पढ़ के सुना देता हूँ। मातृभूमि खंड काव्य है। इसके बाद कर्ण खंड काव्य है। इसके बाद यहाँ पे देखिए करमवीर भरत खंड काव्य है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तुमुल खंड काव्य है। तो इतने सारे हैं, लेकिन अपने जो आपके जिला में पूछा जाता है वही आपको करना, नहीं मालूम है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो में कमेंट आप कर दो, और इसी वीडियो में कमेंट कर देना अपने जिले का नाम, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा कि आप अगर इस जिले से हो तो कौन सा खंड काव्य आपको करने हैं। क्लियर है, सब कुछ सुविधा मिल रहा है आपको। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, और यह प्रश्न 5 नंबर का है। 3 नंबर जीवन परिचय पे और 2 नंबर आपको दिया जाता है मेरे प्यारों जो रचना पे, इसलिए रचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 3 दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है आपके जयशंकर प्रसाद। अब इन्हीं तीनों लोगों में से किसी मेरे प्यारे बच्चों एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और 5 नंबर ले जाना है। रचना बहुत जरूरी है, रचना पे 2 नंबर मिलता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हो उसको जीवन परिचय ना याद हो। तो जीवन परिचय तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हालांकि मैं एक जीवन परिचय आपको बता भी चलिए बता देता हूँ, इसका लेखक का कवि का बता देता हूँ, कवि का बता देता हूँ जीवन परिचय लिखा कैसे जाता है। तो चलिए ख वाला देख लीजिए, ये तो कर ही लोगे अपने से। ख वाला है दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर है, सेम प्रोसेस है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर उसके रचना पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी 3 है, गोस्वामी तुलसीदास जी, इसके बाद सुमित्रानंद पंत जी हैं, तीसरा है महाकवि सूरदास। इन्हीं तीनों लोगों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना का भी उल्लेख करना है। टोटल 5 नंबर आपको दिया जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख डालिए। यही था ना, देखिए ध्यान से, यह है प्रश्न 26 और उसका ख है। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख आपने डाला, उसमें भी सबसे पहले आप तुलसीदास का करने वाले हो। तुलसीदास दिया है, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, सूरदास जी का करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सूरदास जी का लिखा हूं, तो सूरदास जी इसमें क्या है तीसरा है ना, तो यहाँ पे तीसरा आपको लिखना पड़ेगा। हालांकि इसमें पहला मैं लिखा हूं बताने के लिए, लेकिन आपको तीसरा लिखना पड़ेगा। तो तीसरा सूरदास, फिर लिखिएगा जीवन परिचय। तो पहला पेज पे तो आप महत्वपूर्ण बिंदु लिखिएगा, ब्लैक पेन से हेडिंग डालीजिएगा महत्वपूर्ण बिंदु, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद जीवन परिचय लिखना स्टार्ट कीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु में लिखिएगा नाम, नाम है सूरदास जी। जन्म की अगर हम बात करें सन 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात करें रूनकाता में जन्म हुआ था। पिता का नाम रामदास जी, गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी। रचनाएं सुर सरावली, सुर सागर, साहित्य लहरी। भाषा व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली पद शैली का प्रयोग किया गया है। मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। एग्जामिनर इसी को देख के नंबर दे देगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर आप अगला पेज में कैसे लिखोगे उसको देखिए। जब इतना आप संक्षिप्त परिचय लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण बिंदु में, इसके बाद हेडिंग बनाओगे जीवन परिचय, मेन हेडिंग। इसके बाद लिखना प्रारंभ करोगे कि सूरदास का जन्म जो है आगरा,
कहां पे मेरे प्यारे बच्चों, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रूनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। अब रूनकता 1478 को हाईलाइटेड कर देना है। विद्वानों में इनके जन्मांत मतलब जन्म से अंधे होने के संबंध में मतभेद हैं बहुत सारे वैज्ञानिकों में। कुछ लोगों का विचार यह है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि संभव नहीं हो सकता है। मतलब वो अपनी पंक्ति में ऐसे ऐसे व्याख्या किए हैं कि कोई अंधा व्यक्ति वैसा कर ही नहीं सकता, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता है। फिर है कि जन्म श्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं, कि वो जो जब कर लिए होंगे उसके बाद वो अंधा हुए होंगे बाद में। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है, 18 वर्षों तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो यह गौ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरिच पद सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के पास हुई थी। और नीचे रचना आपको दो ठे लिख लेना है, सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। दो ही लिखोगे तो काम बन जाएगा, 2 नंबर दे दिया जाएगा आपको। तो यह है प्रॉपर जीवन परिचय, आपको तो याद ही होगा, बस लिखने का तरीका बता दूं कि इस स्टेप से लिखा जाता है ताकि एक भी नंबर को एग्जामिनर आपको काट नहीं पाएगा जीवन परिचय में। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए मैं इसको साइड करता हूं, आगे दिखाता हूं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया जीवन परिचय। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 27 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मतलब एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में न आया हो, क्योंकि इस पेपर में भी मेरे प्यारे बच्चों 2 दिया है। ठीक है, संस्कृत का जो पद्यांश होता है ना उसी को श्लोक बोला जाता है। तो वो श्लोक नहीं लिखना है, कोई दूसरा लिखोगे तब जाके 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला है कि जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो मैं 2 बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, 2 में से कोई एक याद कर लेना। प्रश्न नंबर 27 देखिए, 2 बता देता हूं। पहला वाला है, नोट कीजिए, क्या है कि बंधन बंधन मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। 2 लाइन का है, तुरंत याद हो गया होगा, 2 नंबर यहां से क्लियर है। और दूसरा मेरे प्यारों से एक और याद कर लो, 2 कम से कम याद कर लेना। सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत। ठीक है, ये भी 2 लाइन का है, तुरंत याद हो गया होगा, 2 नंबर यहां से कंफर्म है। तो 2 कम से कम 2 याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर मेरे प्यारे बच्चों 27 तो कंप्लीट हो गया। आगे देख लेते हैं, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी है। 70 में 70 का क्या हो गया। प्रश्न 28 देख लो क्या है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्न के उत्तर मेरे प्यारे बच्चों किस में देना है, संस्कृत में देना है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न है, 4, 3 इधर है, 1 पीछे है, मैं दिखा देता हूं। 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, 1-1 नंबर के हिसाब से 2 नंबर उसको मिल जाएगा। तो पहला है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। तो वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं चारों को बता देता हूं। तो पहले का आंसर होगा वाराणसी नगरी गड्यगाया कुल स्थिता अस्ति, यह पहले का आंसर है। वहीं अगर हम दूसरे बात करें, चंद्रशेखर क आसित, चंद्रशेखर क आसित, इसका उत्तर क्या होगा संस्कृत में, तो आप लिखिएगा चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित, यह उसका आंसर होगा। वहीं तीसरा देख लीजिए, भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति, इसका बताइए संस्कृत में उत्तर। तो आप लिखिएगा विश्वस्य अस्त्रटा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। ठीक है, बस 2 नंबर यहां से मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। एक प्रश्न और इसका है, हालांकि 2 ही करने हैं, मैं चारों को बता रहा हूं। मैं कहा ना मैं पूरा फुल इसका सोल्यूशन कराने वाला हूं। देखिए चौथा है, वीरह केन पूजते। अब वीरह केन पूजते मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका क्या आंसर होगा, तो इसका उत्तर लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा वीरह वीरेन पूजते, वीरह वीरेन पूजते। बस यहां तक हो गया कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, देख लो अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 क्या है,
कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 7 नंबर के लिए। 7 नंबर के लिए मेरे प्यार बच्चों किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला है भारत में आतंकवाद का कारण और निवारण बताइए। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि बताइए। तीसरा है वृक्षारोपण और चौथा है विज्ञान के चमत्कार। अब मेरे प्यार बच्चों इन चारों में से कोई एक निबंध लिखना है जिसको आपको दिलाएगा 7 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल पे निबंध आपको मिल जाएगा पूरा एकदम डिटेल, और निबंध लिखने का ट्रिक भी मैंने बता रखा है। तो निबंध कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में आप सर्च कर लीजिएगा, बाई सम्राट अकेडमी आपको मिल जाएगा। निबंध में दो बातों का अच्छा से ध्यान रखा जाता है। पहली हेडिंग प्रस्तावना का, वो आपका छूटना नहीं चाहिए। पहली हेडिंग प्रस्तावना होनी चाहिए और एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सही याद होना चाहिए प्रस्तावना। इसके बाद लास्ट हेडिंग की अगर हम बात करें तो उपसंहार, उपसंहार लास्ट हेडिंग होनी चाहिए, वो भी आपका बिल्कुल सही सही याद होना चाहिए। दो हेडिंग अगर आपको याद है, बीच में आप कुछ भी बना के लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में दो ही हेडिंग को ध्यान देता है, एक प्रस्तावना एक लास्ट का उपसंहार। अगर यह दिख गया और आपने सही लिखा है पूरे के पूरे 7 में 7 मार्क्स देगा, 1 नंबर आपको काटने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, समझ लो 1 नंबर कटने वाला आप लोगों का नहीं है। तो वहां पे आप सर्च कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। हालांकि मैं यह वाला प्रश्न आपको बता देता हूँ, प्रश्न नंबर 30वां। ठीक है, 30वां प्रश्न क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 30वां प्रश्न है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके एक ऑप्शन और आपको मिलेगा कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक पत्र शिकायती पत्र लिखे। 4 नंबर के लिए प्रश्न है, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो एक बता देता हूं मैं नीचे वाला कि बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को कैसे एक शिकायती पत्र लिखोगे। ठीक है, 4 नंबर कैसे आपको मिलेगा उसको देखिए। सबसे पहले लिखने का तरीका मेरे प्यार बच्चों है कि सबसे पहले आप लिखिए सेवा में, बिजली विभाग को लिख रहे हैं तो आप लिखिए बिजली विभाग, कामा लगा दीजिए। यहाँ पे भी आपको कामा लगाना, सेवा में कामा, बिजली विभाग उसके नीचे फिर कामा, जहां के भी एड्रेस है मेरठ के हैं तो मेरठ। आप हेडिंग ब्लैक पेन से बनाइए विषय, मतलब किसके बारे में शिकायती पत्र लिख रहे हैं विषय, तो विषय में आप लिखिएगा बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब डेली बिजली हमारे गांव में नहीं आती है, इसके लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं शिकायती पत्र लिख रहे हैं बिजली विभाग को। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लिखिएगा मान्यवर या महोदय, कुछ भी लिख सकते हो। फिर कामा लगाने के बाद लिखिएगा हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है मेरे प्यारे बच्चों, और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से ही पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई। अभी गर्मी स्टार्ट हुआ ही नहीं है लेकिन लाइन कटना चालू हो गया है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी में से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्हें 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। मतलब पहले वहां से मिल चुके थे, उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे सही, लेकिन किए नहीं। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है, हम विनम्र निवेदन करते हैं आपसे कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति किया जा सकता है तो शीघ्र कार्यवाही की आशा में तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है। कम से कम एक समय तो दे दीजिए कि हाँ भाई इतने दिन बाद हम बिजली आपको नियमित रूप से देना चालू कर देंगे। शीघ्र कार्यवाही की आशा में, यहाँ पे आप लास्ट में डेट आप जरूर डाल लीजिएगा। इसके बाद हम हैं आपके जैन नगर निवासी, कुछ लोगों का यहाँ पे आप लोगों का सिग्नेचर लगेगा, कुछ लोगों का यहाँ पे सिग्नेचर मतलब अपने से ही कर लीजिएगा। क्लियर है, डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। कंप्लीट हो गया मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल संपूर्ण रूप से क्या हो गया कंप्लीट हो गया। और इस पेपर का पूरा मैं सोल्यूशन मेरे प्यार बच्चों करा दिया। कोड याद कर लो 801 डी के मेरे प्यार बच्चों कोड है, और 100% ये पेपर बनने वाले हैं, और 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का होने वाला है। इतना डिटेल में कौन सोल्यूशन आपको बताएगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन बता दिया हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यार बच्चों। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।